Good evening, students. Welcome to Akshay classes. Today we are taking the mechanism of photosynthesis in detail. आपने autotrophic mode of nutrition की हम बात कर रहे थे कि green plants they are preparing their food by themselves. अब वो पूरी एक्चुअल मैकेनिज्म जो है वो कैसे कंडक्ट होती है हम उसकी बात करेंगे. अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो पेज नंबर 96 जो है उसमें आपके पास रिएक्शन गिवन है दैट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. CO2 plus H2O in presence of sunlight and chlorophyll forms glucose. Formula of glucose is C6H12O6 plus O2 and plus water. Clear? अब अगर हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें मेनली आपके पास क्या है, जो रॉ मटेरियल्स की हम बात करेंगे CO2 है और H2O है जो उसके इंग्रेडिएंट है जिससे प्लांट जो है वो क्या फॉर्म करेगा, अपना फूड प्रिपेयर करेगा. तो पहली चीज़ देखनी है CO2 और दूसरा देखना है वाटर. अब वाटर कहाँ से आता है, कैसे एसेंट होता है और CO2 का कैसे CO2 जो है वो प्लांट जो है वो फॉर्म करता है. एक तो CO2 के फॉर्मेशन का प्रोसेस सिंपली है कि फोटोसिंथेसिस, जैसे हम रेस्पायर करते हैं वैसे प्लांट भी रेस्पायर करता है. तो प्लांट के रेस्पिरेशन जो है उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो CO2 है. ओके तो जो CO2 प्लांट रेस्पिरेशन में रिलीज करता है डे टाइम में, दैट CO2 इज ऑल्सो यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस. और उसके अदरवाइज अगर CO2 एक्स्ट्रा होती है सो दैट इज रिलीज बाय द पोर्स और उन पोर्स को आप बोलते हो स्टोमेटा. बट समटाइम क्या होता है कि CO2 की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो प्लांट उसको एनवायरनमेंट से लेता है. ओके सो वो मैकेनिज्म आपको राइट नाउ देखना है. अभी आप कोई नोट्स नहीं बना रहे, अभी सारी मैकेनिज्म आप समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ. प्लांट जो है, प्लांट्स में अगर हम एक सिंपल सा रफली, अभी तो मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, चलो कोई प्लांट है ऐसा आपके पास, उस पर हमने बात कर ली ग्रीन लीव्स, बहुत सारी ग्रीन लीव्स होती हैं और नीचे रूट्स होती हैं. जो रूट्स हैं दे एब्जॉर्ब वाटर. जितनी भी रूट्स हैं, आप ऊपर से जितना भी वाटर प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल करोगे, कितना भी ऊपर वाला पानी डालोगे, दैट इज़ नॉट यूज्ड बाय द सेल. प्लांट की सेल उसको यूज़ नहीं कर सकती हैं. उसको यूज़ करने के लिए जो भी नीचे से वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी वो यहाँ से एक पूरा ऐसा चैनल बनता है. उस चैनल को आप क्या बोल रहे हो, जाइलम. आपने 9th क्लास में स्टडी किया था कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो है जाइलम. तो अगर हम देखें यहाँ से, सपोज करिए अभी एक रफ अकाउंट दे रही हूँ कि ऐसे ये ऐसा रेड रेड जो मैंने बना दी ये जाइलम है ऐसे. तो ये जाइलम पूरा का पूरा ये यहाँ तक गया एक लीफ के पास. इन दिस वे पूरे प्लांट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. ओके अब रूट जो है उसमें जो जाइलम है उसके थ्रू जो है ये पूरा ऊपर चला गया. ये हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, नो डाउट. अब वाटर जाएगा लीफ के पास. नेक्स्ट हमने बात करनी है CO2 गैशियस एक्सचेंज की. तो गैशियस एक्सचेंज का जो मेन प्लेस है वो आपका क्या है, स्टोमेटल पोर. मतलब प्लांट जो है उसमें आपके पास माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं. अब स्टोमेटा जो है मेनली आप बात करते हो लीफ की सरफेस पे. स्टोमेटा की लोकेशन को भी हम देख रहे हैं, सुनिएगा इधर. स्टोमेटा जो है, अगर हम लीफ की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइप की लीफ होती हैं. अगर मैं लीफ एक्वेटिक प्लांट की बात करती हूँ तो जो प्लांट एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, तो उसकी लोअर सरफेस पे अगर ऐसी मेरी लीफ है, ये लीफ है ऐसी डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड, तो नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा नहीं रहेगा, उसके स्टोमेटा ऊपर वाली सरफेस पे होता है. और अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं तो डेजर्ट प्लांट में मोस्टली जो है, पहली बात तो स्टोमेटा काफ़ी हद तक एब्सेंट रहते हैं, होंगे भी तो डाउन साइड पे रहेंगे, लोअर एपिडर्मिस पे रहेंगे और वो क्यूटिकल या वैक्सी कवरिंग से कवर्ड रहेंगे. हम लोग जहाँ पे रहते हैं मतलब नॉर्मल एरिया है. ओके सो एट दीज प्लेसेस जो है स्टोमेटा अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट में स्टोमेटा का लोकेशन अलग है. अब हम बात करते हैं एक्चुअली व्हाट इज स्टोमेटा. स्टोमेटा जो है लीफ में जो पोर्स होते हैं उनको आप स्टोमेटा बोलते हो. उसके बाद स्टेम जो होता है प्लांट का, जैसे ये स्टेम है, स्टेम में भी जो होता है सिर्फ पोर्स होते हैं, उनको आप लेंटिसेल्स बोलते हैं. इवन रूट्स जो होते हैं वहाँ पर भी गैशियस एक्सचेंज होता है. तो गैशियस एक्सचेंज के लिए मेनली 3 प्लेसेस हैं, रूट्स है, स्टेम्स हैं और लीव्स हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आप किसकी बात कर रहे हो अभी, लीव्स की. लीव्स का मैंने एक पोर्शन लिया है स्टोमेटा, मतलब लीफ जो है उसको मैंने कट करके उसका भी मैं उसका TS बनाऊंगी. TS बनाने से पहले 1 सेकेंड आप यहाँ पे स्टोमेटा की बात कर सकते हैं. स्टोमेटा कैसा दिखता है, अगर ऐसी लीफ है उसमें यहाँ पे छोटे छोटे होल हैं, यहाँ छोटा होल है, तो वो होल एक्चुअली कैसा दिखेगा. ये जो है ये वाला पार्ट
इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये है होल एक्चुअली, स्टोमेटल पोर, या इसको जिसको आप स्टोमेटा बोलते हो, स्टोमेटल पोर या फिर स्टोमेटा। अब ये दो देखिए किडनी जैसी दो सेल से गार्डेड है। ये जो किडनी जैसी दो सेल्स दिख रही हैं उनको आप बोलते हो गार्ड सेल्स। गार्ड सेल से गार्डेड है। अब एक्चुअली गार्ड सेल्स क्या होती हैं, एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं उसी का ही मॉडिफिकेशन है, किडनी शेप्ड है। देन अगर हम इसके अंदर की स्ट्रक्चर की बात करेंगे गार्ड सेल्स की, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ प्लांट सेल, सो इसके पास क्लोरोप्लास्ट बहुत सारा रहेगा, नो डाउट। जो उसका मेन पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये जो बहुत सारे ऐसे राउंड बॉडीज मैंने बना दिए हैं। अब उसके अंदर ये देखिए ये कैसा दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। ऑब्वियसली अंदर लिक्विड है, उसको आप साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये जो बाकी बाहर वाली ऐसी सेल्स बनाई हैं ये एपिडर्मल सेल है, अदर एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल। अब ये पोर दिख रहा है, अगर आप ऐसा सपोज करिए, ये एक गार्ड सेल, ये दूसरी गार्ड सेल, इसको ऐसा खोल के देखिए, यहाँ से गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, आपको दिख रहा है। आप इसको बिल्कुल बंद कर दो, टाइटली पैक कर दो, तो गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही? ये गार्ड सेल, ये दूसरी गार्ड सेल ऐसी ही हैं अगर, सो ओपनिंग दिख रही है, सो गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल है। और मतलब ये बाहर एनवायरनमेंट और नीचे क्या है आपका अंदर प्लांट, क्लियर। और ये बंद भी हो जाता है, इट्स नॉट ओपन ऑल द टाइम। अगर पूरे टाइम ओपन रहेगा तो गैशियस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा रहेगा। गार्ड सेल से वाटर जो होता है वाटर वेपर्स के फॉर्म में इवोपरेट भी होता है, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लांट जो है वो डेसिकेट हो जाएगा, क्लियर। तो गार्ड सेल्स जो है वो क्या करती हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग को कंट्रोल करती हैं, कब उसको बंद करना है, कब उसको क्लोज करना है। ओके, सो आई हैव टू सी व्हाट फैक्टर्स कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। अब मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ कि स्टोमेटल पोर जो है कब ओपन रहेगा, ये छेद जो है, जो होल है, पोर है, वो कब खुला हुआ रहेगा। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके पास वर्क करते हैं, बट राइट नाउ आप दो फैक्टर्स ज़्यादा टारगेट कर सकते हो। एक एक गार्ड सेल्स जो है, ये आपकी गार्ड सेल्स है। व्हेन गार्ड सेल्स फुल ऑफ वाटर, जब ये फुल पानी से भरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पानी इनमें फिल्ड है, मीन्स दे आर स्वेल। व्हेन गार्ड सेल्स आर स्वेल्स अप और फुल ऑफ वाटर, तो इस टर्म को बोलते हैं टर्जिड। तो सिंपली आई कैन से व्हेन गार्ड सेल्स आर टर्जिड द स्टोमेटल पोर ओपन्स, इम्पॉर्टेंट है। और एक सेकेंड फैक्टर जो रहेगा वो है CO2 का परसेंटेज। अगर CO2 का कंसंट्रेशन क्या है अंदर आपके पास क्या है, लेस है, देन जो है ये आपका ओपन होगा, क्योंकि अंदर सेल्स को क्या चाहिए, आपको CO2 चाहिए। ओके, सो द टू फैक्टर्स टू ओपनिंग द स्टोमेटल पोर, अभी आप ये दो देख लीजिए। अब इसकी क्लोजिंग के लिए कि ये स्टोमेटल पोर कब बंद होगा, बंद करने के लिए आप इसी डायग्राम को कैसे बनाओगे, ध्यान से नोटिस करिएगा, ये मैंने बनाया है ऐसे। बाकी स्ट्रक्चर आप फिर से खुद ही बना लीजिएगा। ये देखिए ये है स्टोमेटल पोर, बिल्कुल अंदर वाली लाइन, इसको मैंने क्लोज कर दिया। दिस इज व्हाट स्टोमेटल पोर, या फिर से आप इसको स्टोमेटा बोल दीजिएगा। ये बिल्कुल क्लोज कर दिया मैंने। ओके, अब क्लोज कब होगा, वाइस वर्सा है। क्लोजिंग के लिए जो फैक्टर्स रहेंगे क्या रहेगा, जब गार्ड सेल्स जो हैं वो आपकी क्या है, फ्लैसिड, FLACCID, फ्लैसिड मतलब श्रिंक है, लूज वाटर, जब पानी को पूरा रिलीज कर दिया। श्रिंक है मतलब लॉस वाटर बोल सकते हैं। ओके, सो व्हेन गार्ड सेल्स आर फ्लैसिड और श्रिंक, एंड देन आप बोल सकते हो सेकेंड आपके पास क्या रहेगा क्लोजिंग के लिए, CO2 का परसेंटेज भी, ये छोड़ दो अभी आप, CO2 का परसेंटेज। ऑब्वियसली पीछे क्या था, CO2 अगर आप उसको क्या है राइट नाउ उसको CO2 की रिक्वायरमेंट क्या है, CO2 परसेंटेज हाई है, अंदर कहाँ, सेल में हाई है, CO2 परसेंटेज हाई है, तो ऑब्वियसली ये स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि गैशियस एक्सचेंज के लिए जो स्टोमेटा है वो कैसे ओपन और क्लोज होगा, फर्स्ट थिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, अब हम आगे और चलते हैं, इसकी मैकेनिज्म को पहले एक बार समझ लीजिए, फिर हम नोट्स में जाएंगे कि कैसे लिखना है। आपने 9th क्लास में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा है, ओके, इसीलिए आपको 9th क्लास में स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए गए थे। राइट नाउ मैं एक प्लांट जो है उसके TS की बात करती हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा। सपोज मैंने बोला अभी जैसे रफली बनाया था कि ये प्लांट बना दी, यहाँ पर मैंने एक लीफ बना दी, डन। इस लीफ को अगर आप यहाँ से देख रहे हो, दिस इज़ योर लीफ, चलिए ये हो गई लीफ। लीफ जो है उसके इतने पोर्शन को हमने कट कर दिया। इफ़ यू आर
टेकिंग दिस पार्ट, इसको हमने ऐसे कट कर दिया, ट्रांसफर सेक्शन हमने ले लिया, तो इसका टीएस हमें कैसा दिखेगा। ओके, इसके टीएस को यू कैन टेक योर एनसीईआरटी ऑल्सो, ये चीज़ सेम दी है, ये लीफ है, लीफ का इतना पोर्शन उन्होंने कट करके ये डायग्राम हाईलाइटेड दिया है। ओके क्लियर, ये वाला पार्ट आप बना सकते हो। आई एम टेकिंग दिस। अब इसके पोर्शन को कट करेंगे तो आपको सबसे पहले कैसे सेल्स दिखेंगी, नोटिस करिएगा, ऐसी रेक्टेंगुलर सेल्स दिखती हैं, रेक्टेंगल जैसी सेल्स बनेंगी। ऑब्वियसली सब कुछ रहेगा सेल्स में, न्यूक्लियस भी है, सब कुछ है। एक आपने बना के छोड़ दीजिएगा, एक छोटा सा हम यहाँ तक का डायग्राम ले रहे हैं, एक प्रोपोर्शन बना लिया इसके अंदर। उसके बाद ऐसी लंबी लंबी सेल्स बनाएंगे आप, लंबी लंबी सेल्स होती हैं कॉलमनर, ऐसी कॉलम जैसी दिखेंगी, जिनको आप पैलिसेड बोलते हो। क्या बोलते हो, पैलिसेड। ऑब्वियसली प्लांट सेल है तो उसमें सब कुछ प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा दिखाना रहेगा आपको। एक सेल में न्यूक्लियस बना दीजिए, ऐसा क्लोरोप्लास्ट बना दीजिए और बहुत सारे डॉट्स, ऐसा सारी सेल्स में बन रहा है। उसके बाद सिर्फ ऐसी सेल्स रहेंगी, जैसे आप ओवल शेप बना सकते हो, ओवल शेप ऐसे बना के और बीच बीच में ऐसा एयर स्पेस जो उसको बायंसी देता है, जिससे वो लाइट रहता है वेट, ऐसे करके आपने सेल्स बना दी। ओके, ओवल शेप्ड की। अब नीचे वाली एपिडर्मिस बना रही हूँ, जैसे ऊपर एपिडर्मिस बनाई थी बिल्कुल वैसे ही नीचे वाली एपिडर्मिस आप बनाइए, ऐसी रेक्टेंगल शेप जैसी सेल्स बना दी आपने। ओके, अब इन सेल्स में वही चीज़ आप बता रहे हो, एक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ऐसे करके जैसा सब में वैसा ही आपने बना दिया। एक न्यूक्लियस बनाया, फिर आपने उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बनाया एंड साइटोप्लाज्म, ऐसे करके आपने बना दिया। सब में बनाने की ज़रूरत नहीं, एक आदमी बना दीजिएगा, दैट इज़ इनफ। इसमें भी आप यही काम करेंगे, ये बना दीजिए, देन आफ्टर दिस। ओके, अब यहाँ पे वैसे एक्चुअली हम यहाँ पे एक ऐसा वेस्कुलर बंडल जो है वो भी दिखाएंगे, जो आपके एनसीईआरटी में मिसिंग है। देखो बेटा, ऐसा जाइलम फ्लोएम कहाँ चला गया, जाइलम ही तो वाटर लेके आएगा यहाँ तक। एनसीईआरटी में ये पार्ट नहीं है, आप इसको ड्रॉ कर लेना। ये एक ऐसा सर्कल बना देना, उसके अंदर ऐसी कुछ सेल्स बना देना। ओके, ऐसे ऐसे करके बहुत टाइटली। ओके, ये सेंटर में दिख रही है ऐसी बहुत टाइटली। आप ऐसे छोटे छोटे हेक्सागन बनाते हो ना, ड्राइंग बनाते हो, जैसे ऐसे ऐसे करके हेक्सागन जैसी सेल्स वो अंदर डाल देना और कुछ को लाइट। ये हमारा वेस्कुलर बंडल है, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है। क्लियर। अब एपिडर्मिस है, तो प्लांट जो होता है उसमें एपिडर्मिस के ऊपर एक ऐसी कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ओके, अब इसमें एक चीज़ मेरी मिसिंग है कि हमने इसमें एपिडर्मल सेल बनाया ही नहीं। प्लांट जो होता है उसमें लोअर एपिडर्मिस में यूजुअली क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। अब आप एक काम करो, इसकी एक सेल को मैंने ऐसे मॉडिफाई कर दिया, आप इसको स्टार्टिंग में मॉडिफाई कर देना, ठीक है, ये ऐसा बना दीजिए। क्लियर। इसको मैं फिर से करेक्ट करके बता रही हूँ, एक ऐसा सेल को हटा दो, आप ऐसा बना दीजिए, ऐसी ऐसी सेल्स, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ बनाएंगे आप ऐसा, और इस ओपनिंग को आप बोल रहे हो स्टोमेटा। और ये जो ऐसी किडनी जैसी सेल्स हैं इसको आपने बोल दिया गार्ड सेल्स। और ये नीचे वाली है तो उसको आप बोलते हो लोअर एपिडर्मिस। दिस इज व्हाट, लोअर एपिडर्मिस। प्लांट की नीचे वाली लीफ जो है उसमें नीचे वाला पार्ट लोअर एपिडर्मिस। ऊपर की साइड बनेगी तो उसको बोलेंगे आप अपर एपिडर्मिस। उसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको आपने बोला है क्यूटिकल, ये इवैपोरेशन को रोकती है। और इसी लंबी लंबी जो सेल्स बनाई थी इनको हम बोलते हैं पैलिसेड, एसिडी पैलिसेड। और ये जो ऐसी ओवल विंगे वाली बनाई थी आपने, इनको आप बोलेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर 9th में स्टडी किया है। सारी सेल्स को आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट 1 या 2 में तो आप बताएंगे ही। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हमने मिसिंग करी, दैट इज़ वैक्यूल। प्लांट सेल में बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, इसमें आप बहुत बड़ा एक वैक्यूल बनाओगे, इसमें भी वैक्यूल बनाइएगा। देन आफ्टर फिलिंग, ओके, इसमें भी वैक्यूल बनेगा ऐसा बड़ा। देन न्यूक्लियस दिखाएंगे, क्लोरोप्लास्ट दिखाएंगे, ऐसा। इज इट क्लियर। और ये हमारा है वेस्कुलर बंडल, जिसको आप वेस्कुलर बंडल, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है, दैट्स इट।
ये स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आपका स्टोमेटल ओपनिंग हो गया। ना क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी स्ट्रक्चर आपको भी टारगेट करना है अभी कि एवरी सेल जो है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। जैसे सपोज यहाँ से या कोई भी सेल में से आप क्लोरोप्लास्ट जो है उसको निकाल के आप आइसोलेट कर रहे हो। सपोज आई एम टेकिंग दिस फिगर, इसमें से मैंने क्या निकाल दिया, क्लोरोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को रिवाइंड करेंगे, हमने 9th में स्टडी किया है, तो सिंपली अभी अगर हम सोचें तो एक डिस्कॉइडल था, एक ऐसा डिस्क के शेप में डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर था। उसके अंदर आपने ऐसी लंबी लंबी ऐसी बनाई थी कॉइन जो है, दे आर स्टैक्ड टुगेदर, ऐसा एक आपने स्टैकिंग बनाया था, याद हो तो, और उसमें आपस में से लिंकिंग थी। अगर आपको याद है तो हमने ऐसे लिंक्स बनाए थे उसमें, ऐसा एंड हियर एज वेल, ऐसे ऐसे करके ये लिंक्स बनाए गए थे। इसके अंदर हमारे पास ये स्टार्च ग्रेन्स, इसमें भी लिक्विड प्रेजेंट था। एंड चलो अभी अगर हम यहाँ तक आते हैं, मेरा मेन टारगेट जो है इसमें, एक जो इसका लिक्विड प्लास्ट था, फर्स्ट ये क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट जो है वो मेरे टारगेट ऑर्गन है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ग्रेना है या ग्रेनम, GRANUM, ग्रेनम या फिर ग्रेना, और यहाँ जो लिक्विड मटेरियल बनाया जिसको हमने बोला है स्ट्रोमा, क्या बोला मैंने, स्ट्रोमा। जो फोटोसिंथेसिस होती है हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसके ग्रेना जो है, ये जो ग्रेना है, ग्रेना की मेम्ब्रेन को बोलते हैं थाइलेकॉइड, और उसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो ग्रेनम है, आई वांट टू से दिस थिंग, कि जो आपका ग्रेना है या जिसको ग्रेनम बोल रहे हो, ग्रेना जो है उसकी मेम्ब्रेन होती है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड जो होती है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल A एंड B प्रेजेंट है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ग्रेना जो है इट इज़ अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। सो ग्रेना में कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन। अब जो उसका स्ट्रोमा था, स्ट्रोमा वॉज लिक्विड पार्ट, जिसको आप उसका साइटोप्लाज्म बोल रहे हो, तो स्ट्रोमा जो है दैट इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में कंप्लीट होगी। मेरी बात इतनी समझ में आ रही होगी, ओके। चलिए, अब गैसेस मिल गई, जाइलम से वाटर मिल गया, ये सब एब्जॉर्ब होके सब कुछ कहाँ पे आ जाता है, लीफ के पास, हेयर आ गया। अब इसमें आने के बाद ये सब क्लोरोप्लास्ट के पास जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट में कैसी मैकेनिज्म होगी, आई वांट टू टेल यू दिस थिंग, ध्यान से सुनिएगा एक्चुअली। चलो पहले मैं अब इसको यहाँ से समझा दे रही हूँ, देखिएगा। इस ना जो मैकेनिज्म अभी आप स्टडी कर रहे हो वो कहाँ पे हो रही है, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। अब देखो ये दो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, उसको मैंने ऐसा रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दिया, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर हो गया। इसका मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मेरे को देना है ग्रेना वाला पार्ट, कि ग्रेना में क्या होता है, सनलाइट। क्या होगा ग्रेना के अंदर, ये देखिए सनलाइट को हमेशा वेवी लाइन से बताते हैं। सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, पिगमेंट सिस्टम। कौन एब्जॉर्ब करेगा, पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम कौन सा रहेगा आपका, 1 और 2, ओके, पिगमेंट सिस्टम होते हैं। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और नीचे से यहाँ से जो है आपका वाटर आ रहा है, वाटर कहाँ से आ गया, रूट्स के थ्रू, और रूट्स के थ्रू कौन लेके आया है, जाइलम। ये भी आ गया प्लांट के पास, ग्रेना तक पहुँच गया।
अब ये वाटर और सनलाइट में क्या होगी, रिएक्शन होगी। ओके, अब इस रिएक्शन को मैं रफली बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वाटर जो है वो सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज होता है और वो H+ आयन बनाएगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सो इन दिस वे ये आ गया, E- मतलब इलेक्ट्रॉन्स, H+ मतलब प्रोटॉन्स, ओके, और वाटर मतलब बाय द सनलाइट जो है आपका वाटर डिकम्पोज हो रहा है, तो इसको आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बोल रहे हैं। क्लियर? जैसे वाटर डिकम्पोज हो गया बाय दिस रिएक्शन, दिख रहा है, तो O2 जो है, जैसे ही O2 फॉर्म हो गई वो तो कहाँ से निकल जाएगी, लीफ जो है उसके स्टोमेटा से बाहर निकल गई। ये ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, कहाँ से निकल जाएगी, गार्ड सेल्स से गई। अब दो चीज़ें बची, H+ आयन और इलेक्ट्रॉन्स। H+ आयन और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सिस्टम, ग्रेना है, ग्रेना के अंदर एक सिस्टम चलता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ET लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 5-6 स्टेप का एक मैकेनिज्म है, पूरी चेन साइकिल चलती है, ठीक है। उसमें H+ और इलेक्ट्रॉन्स को वो यूज़ करेगा, इससे जो बन गए वो इधर एंटर होंगे। क्या बन गया, H+ आयन और इलेक्ट्रॉन्स। और ग्रेना में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे अदर मटेरियल्स होते हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक चेन रिएक्शन चलेगी। और वो किसको यूज़ कर रही है, इसको। अब जैसे ये यूज़ करेगी तो यहाँ पे वो एक चीज़ बनाएगी जिसको आप बोलते हो एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी मतलब ज्वाइंट लिंक्ड पावर। अब सेल के लिए पावर क्या है, सेल के लिए पावर है उसकी एनर्जी, मींस ATP। तो एसिमिलेटरी पावर के फॉर्म में यहाँ पे दो टाइप के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक बनता है NADPH और दूसरा बनेगा ATP। ये मॉलिक्यूल बनते हैं। एसिमिलेटरी पावर, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। बस इतना काम हो गया ग्रेना के अंदर, जितना इतना हो गया तो इमीडिएटली लिसन, ये देखिए इतना काम सिर्फ इस ग्रेना के अंदर हो रहा है। जैसे ही एसिमिलेटरी पावर बन गई तो ये कहाँ बाहर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, मतलब स्ट्रोमा में बाहर आने लगेंगे। ओके, दैट्स व्हाई ग्रेना इज कॉल्ड प्लेस ऑफ लाइट रिएक्शन। सनलाइट के बिना इसका कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट ही वाटर को डिकम्पोज कर रहा था। ओके, अब इतना जैसे काम हो जाएगा तो अब ये एसिमिलेटरी पावर कहाँ एंटर करती है, स्ट्रोमा में, STROMA, स्ट्रोमा में एंटर करती है। अब स्ट्रोमा में ग्राउंड मटेरियल है, रिजर्वायर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक साइकिल चलती है जिसको बोला जाता है केल्विन साइकिल। एक साइकिल चल रही है केल्विन साइकिल, और ये एसिमिलेटरी पावर इस साइकिल में यूज़ होगी। साइकिल है मतलब कंटिन्यूटी में चलेगा, इनपुट आउटपुट कंटिन्यूटी में वर्क करता रहता है। ओके, और केल्विन साइकिल जो है वो CO2 को यूज़ करता है। आपने बोला था कि फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल दो हैं, एक H2O और एक CO2। सनलाइट भी चाहिए और क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए। तो क्लोरोप्लास्ट क्या वर्क कर रहा है, सनलाइट क्या वर्क कर रही है, वाटर कहाँ जा रहा है, CO2 कहाँ आ रहा है, ये सब नोटिस करिएगा। एट केल्विन साइकिल CO2 जो है वो यूज़ हो रही है। ओके, अब केल्विन साइकिल में जैसे CO2 यूज़ होगी, इसका बाय प्रोडक्ट बनाएगा हेक्सोज शुगर, जिसको आपने क्या बोला था, ग्लूकोज। यहाँ पे बन जाएगा आपका हेक्सोज, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज जैसे ही बन गया, यू नो दिस थिंग, प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में। मैंने अभी क्लोरोप्लास्ट का जब स्ट्रक्चर बनाया था उसमें स्टार्च ग्रेन्स बनाए थे, तो जैसे ही स्टोर करने के लिए उसको रखना है तो स्टार्च के फॉर्म में रखेगा, और जब उसको सेल के बाहर निकालना है, सेल को देना है, तो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये सेल को दे देगा और सेल उसको मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करेगा। दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि एक्चुअली लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है। अब एक काम करना, इस पार्ट को फिर से रिवाइंड करके आप 2 बार देखिएगा, कहाँ प्रॉब्लम है, देन टॉक टू मी। ये एक समझाना था मेरे को पूरा कि हाउ दिस मैकेनिज्म इज कंडक्टिंग। बाकी इसका कैसे वे जाएगा वो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, आई होप you should understand this thing कि what is the mechanism of photosynthesis। जो आपका टारगेट है सिलेबस में इस चैप्टर को रखने का ही मेन टारगेट है कि स्टूडेंट शुड अवेयर ऑफ दैट हाउ द फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सारे स्टूडेंट बायो नहीं कंडक्ट करने वाले हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे फोटोसिंथेसिस रियल में वर्क करता है। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो आप फ्रॉम द बिगिनिंग 6th क्लास से स्टडी कर रहे हो।
ओके चलिए इस पूरी मैकेनिज्म को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद हम वे देखेंगे हाउ टू राइट दिस थिंग।